बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे सताया हुआ हिस्सा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। माय नेम इज अजय सिंह और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये बलूचिस्तान का पूरा इशू क्या है, क्यों बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और क्या बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में मर्ज किया गया था। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, किसी भी इशू को जानने से पहले आपको उसकी थोड़ी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कि इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन कहां है। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान के वेस्टर्न एरिया में आता है और ये बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ और यहां पे ईरान के साथ। तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको लोकेशन पता चल गई, तो चलिए अब इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। देखिए, 12th सेंचुरी में ये पूरा एरिया जो होता था, यहां पे कोई बाउंड्री वगैरह होती नहीं थी। ठीक है, छोटे छोटे ट्राइबल चीफ्स होते थे, है ना। बलोच ट्राइब यहां पे रहती थी। 44 बलोच ट्राइब्स आपस में क्या कर लेती हैं कि यूनाइट कर लेती हैं आपस में, किसके अंडर? मीर जलाल खान के अंदर। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मीर जलाल खान कि इनको फाउंडिंग फादर ऑफ बलूचिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ये पूरे एरिया को यूनाइट करा था। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट फिगर है कि आज तक बलूचिस्तान में जो विलेजेस हैं वो इनके बच्चों के नाम पे, जैसे कि रिंदाबाद हो गया, कारोरी हो गया, जटोई विलेज हो गया, ये इनके बच्चों के नाम पे विलेज के नाम रखे गए हैं। 1666 तक आते आते इस एरिया में काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। ईरान में सफेविद एम्पायर होता है और इंडिया में उस टाइम मुगल एम्पायर होता है। इस एरिया के बीच में ये एरिया पड़ता है आपका, जिसे उस टाइम रिंद लशारी यूनियन के नाम से जाना जाता है, जो आगे जाके आपका बलूचिस्तान वाला एरिया बनेगा। अब देखो, सफेविद एम्पायर जो है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में फंक्शन करता है और इसी तरीके से जो मुगल एम्पायर है वो भी वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में फंक्शन करता है। तो अब यहां के जो चीफ्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे को भी क्या करना पड़ेगा, एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर बनाना पड़ेगा, उसके अंडर हमारे को फंक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पे ये किंगडम्स जो है ये कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है उस टाइम पे कि एक कलात एरिया होता है ना, एक खरान एरिया होता है, एक मकरान एरिया होता है और लासबेला एरिया होता है ना। इस तरह के अलग अलग ट्राइबल एरियाज होते हैं। वो आपस में जो ट्राइबल चीफ्स वहां के होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई एक जगह के लीडर को क्या बनाते हैं हम, एक जो ये ट्राइब का लीडर होगा उसको हम क्या कर देते हैं, खान ऑफ कलात बना देते हैं, मतलब एम्परर बना देते हैं। तो इसके लिए ट्राइबल चीफ जो चुना गया वो कलात का चुना गया, जिसका नाम था मीर अहमद खान। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे मीर अहमद खान को इनका लीडर चुना गया। बट यहां पे ये बात बोली गई कि सेंट्रल लेवल पे आप हमारे को रिप्रेजेंट करोगे, बट इन पर्टिकुलर एरियाज पे क्या रहेगा, हमारा ही कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो इन चीफ्स का अपने एरिया पे कंट्रोल रहेगा, बट जब एक देश की बात होगी, एक पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करने की बात होगी, तो ये एम्परर रिप्रेजेंट इस एरिया को करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इंडिया में ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और अपने लिए एक बिग एरिया कार्व आउट कर लेते हैं। अब देखिए, यहां पे एक और इंपीरियल पावर है रशिया। रशिया भी अपना इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया पे बनाना चाह रहा है और सेंट्रल एशिया का काफी ज्यादा एरिया उसने कैप्चर भी कर लिया है। यहां पे ब्रिटिशर्स को डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि कहीं ये जो इतनी तगड़ी टेरिटरी इन्होंने अपने पास बनाई हुई है, ये कहीं रशिया इस पे अटैक ना कर दे और रशिया कहीं इसको कैप्चर ना कर दे। अब यहां से इसी डर से वो क्या करते हैं कि एक एरिया बनाना चाहते हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जिसे वो बफर जोन बना सके। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि अफगानिस्तान पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होता है इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। उसे बफर स्टेट बना दिया जाता है और दोस्त मोहम्मद को रिप्लेस करके शाह शुजा को बिठा दिया जाता है। हालांकि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में बहुत बुरी तरीके से उनकी हार होती है ना, बहुत फजीयत होती है पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद वो फिर से सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर करते हैं और उसको बफर स्टेट बनाने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जब आपको ना इस एरिया में जाना है, अफगानिस्तान जाना है, तो यहां पे भी कुछ किंगडम्स होंगे जिनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, उस टाइम पंजाब जो एरिया है वहां पे रूल कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह से जब इन्होंने पूछा कि भाई हमारे को पास होने दो, हमारे को अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाना है, तो राजा रंजीत सिंह ने मना कर दी कि भाई मेरी स्टेट से तो तुम नहीं जा सकते। तो इनके पास सिर्फ एकमात्र रास्ता बचता है कि ये इस एरिया के थ्रू जाए। और ये वाला एरिया कौन सा है? यस, वही कलात वाला एरिया जो आगे जाके बलूचिस्तान बनेगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि इस एरिया के थ्रू जाना प्रेफर करते हैं और जब इस एरिया के थ्रू जाना प्रेफर करते हैं तो उनको सिक्योरिटी चाहिए थोड़ी, है ना, कि भाई ये पूरा एरिया जब हम यहां से अपनी जो
फोर्सेज हैं उनको ले जाएं तो सिक्योर रहे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो खानेत ऑफ कलात है वहां पे एक अपना पपेट रूलर बिठा देते हैं ताकि उनको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ये इस पूरे एरिया को अनेक्स नहीं करते हैं, है ना, यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं जिसमें ये बताया गया है कि भाई ब्रिटिशर्स ने इस पूरे एरिया को कॉलोनाइज नहीं करा था, बिकॉज इस एरिया पे उस टाइम कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे, है ना, पूरा बीहड़ एरिया था, तो बीहड़ एरिया को कंट्रोल क्यों ही करेगा, है ना। इनको तो सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि भाई इस एरिया को हमारे को क्या करना है, बफर स्टेट बनाना है, और इनकी जो कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स है वो तो यहां से पूरी हो रही थी ब्रिटिश इंडिया से, तो उन्होंने इस एरिया को अपने अंडर लाना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ कलात होती है 1758 में, जिसके तहत फॉरेन पॉलिसी जो कलात की होती है वो ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले लेते हैं, और यहां पे एक नई स्टेट बन के आती है जिसे ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता है। देखो ये जो खानेत ऑफ कलात है ना, उसी का ही जो एरिया है कुछ, उसको ब्रिटिश बलूचिस्तान बनाया जाता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट जो है इस ट्रीटी ऑफ कलात जो है इसके हिसाब से क्या बोला गया कि जो ब्रिटिश बलूचिस्तान है वो लीज पे दिया गया है खानेत ऑफ कलात ने ब्रिटिशर्स को। ठीक है, कुछ टाइम के लिए लीज पे दिया है, जब लीज खत्म हो जाएगी तो ये पूरा एरिया खानेत ऑफ कलात को ही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे जाके आपको इस इशू को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए अब देखो इसके बाद क्या होता है कि सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन होती है, और ब्रिटिशर्स यहां पे क्या करते हैं कि भाई जो ईरान और ये अफगानिस्तान है ना, ये खुश रहे और ये इसके इन्फ्लुएंस में ना आए, रशिया के इन्फ्लुएंस में ना आए, इनको कुछ एरिया बलूचिस्तान का गिफ्ट में दे देती है। ठीक है, जैसे ये वाला एरिया आप देखोगे तो ये बलोच वाला एरिया है जहां पे बलोच ट्राइब रहती है, बट ये ईरान को ये गिफ्ट दे देते हैं, और ये वाला एरिया जो ये वहां यहाँ पे एरिया है ये अफगानिस्तान को गिफ्ट दे दिया जाता है, इस उम्मीद में कि ये आगे जाके अलाइन नहीं करेंगे रशिया के साथ। ठीक है, तो यहां पे बाउंड्री प्रॉपर ड्रॉ की जाती है ना। चलिए अब देखिए 1947 आ गया है, ब्रिटिशर्स ने जितने भी किंगडम्स के साथ एग्रीमेंट किया था वो सारे के सारे एग्रीमेंट अब लैप्स हो जाएंगे। अब जितने भी किंगडम्स थे जिनके साथ ब्रिटिशर्स का एग्रीमेंट था उनको ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप इंडिपेंडेंट रहो, या तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ो, या तो आप इंडिया के साथ जुड़ो। अब देखिए ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो कलात है वो पाकिस्तान के साथ जुड़े और ये पूरा का पूरा एक यूनिट बन जाए। ठीक है, अब ये क्यों चाहते थे, देखिए आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में दो कंट्रीज जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट करती है, एक है यूएसए और दूसरा है यूएसएसआर। यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है और यूएसएसआर जो है वो प्रमोट करता है आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अब ब्रिटिशर्स को यह डर था कि अगर ये इंडिपेंडेंट रह जाता है कलात तो यहां पे कहीं पे सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस ना आ जाए। ठीक है, इसीलिए वो चाहता था कि भाई ये एरिया जो है किसको मिले, पाकिस्तान को मिले। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो इसके बाद जिन्ना भी थोड़ा दिमाग लगाता है, और जिन्ना जो यहां पे खान होता है कलात का, उसको बोलता है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, आपको इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहिए, आपको पाकिस्तान के साथ भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, और खान ऑफ कलात भी यही चीज चाहता है। यहां तक बात आ जाती है कि जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना है वो इनकी तरफ से ब्रिटिशर्स के पास केस लेके जाते हैं और इसको इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए अब जिन्ना की ये चाल थी कि भाई इसको पहले इंडिपेंडेंट करता हूं, और वैसे भी ये जो कलात वाला एरिया है ये बीच में आता है, इसको मैं बाद में क्या कर लूंगा, कैप्चर कर लूंगा। जैसे ही कलात अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है, पाकिस्तान उस पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देता है कि आप हमारे में जुड़ो। ठीक है, अब क्या करता है जिन्ना, ये जो साथ वाले प्रोविंसेस हैं इन प्रोविंसेस के साथ बातचीत करता है और इनको बोलता है कि हम आपको बढ़िया बढ़िया पोजीशंस पे रखेंगे, है ना, आपको यहाँ का सीएम बना देंगे, आपको गवर्नर बना देंगे। ठीक है, और इन एरियाज को क्या करता है, पाकिस्तान में मर्ज करवा देता है। अब ये एरिया भी पाकिस्तान के पास, ये एरिया भी पाकिस्तान के पास बचा, बीच में ये एरिया। अब जिन्ना क्या करता है, यहां पे मिलिट्री एक्शन के थ्रू इस एरिया को पाकिस्तान में जोड़ देता है। अब जैसे ही ये एरिया पाकिस्तान में जुड़ता है, बलोचों को लगता है, और ये कलात वाले जो लोग हैं, है ना, ये पूरा एरिया बलूचिस्तान ही है, इनको लगता है कि इनके साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर देते हैं पाकिस्तान के साथ।
ठीक है। अब देखो गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है। देखो आपने सुना होगा कि औरंगजेब को जो डेक्कन वाला एरिया है जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज रूल किया करते थे, उस एरिया को कैप्चर करने में बहुत दिक्कत आई, है ना। वो क्यों आई? क्योंकि देखो वहां की जो ज्योग्राफी है ना, वो बहुत उबड़ खाबड़ ज्योग्राफी है। वहां पे बड़ी आर्मी से कोई फायदा नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते थे कि स्विफ्ट एक तरीके से आएंगे, उनकी आर्मी को मार के चले जाएंगे, वापस उन्हीं पहाड़ों में घूम जाएंगे। तो इसी तरीके की चीज किसने करी? बलोचों ने भी करी, गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अपनाई। क्योंकि ये जो ज्योग्राफी है बलोचिस्तान की, ये बहुत ही रगड ज्योग्राफी है ना। और यहाँ के जो कॉमन लोग होंगे, यहाँ के जो लोकल लोग होंगे, उनको पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी छुपने की जगह है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि पहाड़ वाले रीजन्स में छुपना स्टार्ट कर दिया, और रात को या दिन में कभी भी आके ये क्या कर देते थे, पाकिस्तानी मिलिट्री पे अटैक स्टार्ट कर देते थे। ठीक है। अब इससे पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत ज्यादा क्या होगी, परेशान होगी, है ना। उन्होंने इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुरान की झूठी कसम खा दी। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि भाई बलोचो आप नीचे आओ, आपको हम बिल्कुल नहीं मारेंगे, आपके ऊपर कोई केसेस नहीं चलेंगे, है ना, और आपको बढ़िया गवर्नमेंट में अच्छी अच्छी पोजीशंस दे देंगे, हम कुरान की कसम खाते हैं, है ना। और कुरान की कसम खा के, है ना, अब देखो इस्लाम जो है ना, उसमें कुरान की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर कोई कुरान की कसम खा रहा है तो वो झूठ नहीं बोल सकता। बट ये तो पाकिस्तानी आर्मी है ना। इस पाकिस्तान आर्मी ने झूठ बोल के इन लोगों को उन पहाड़ जो वाले एरिया थे उनसे नीचे उतराया और इन सबको कैप्चर कर दिया। ठीक है। इन सब को जेल में डाल दिया जाता है और इसी तरह से जो मूवमेंट है इसको यहां पे सप्रेस कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये जो पूरा प्रोविंस था, इस पूरे प्रोविंस को क्या बना दिया जाता है, बलोचिस्तान। देखो इससे पहले आपका कलात है और बाकी सारे जो ट्राइबल एरियाज हैं, है ना, यहां पे जो थे ये थे। अब इसके बाद जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं, यहां पे क्या बलोचिस्तान एक अलग से प्रोविंस बना दिया जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया जाता है, एक पंजाब प्रोविंस और एक सिंध प्रोविंस बनाया जाता है। 4 अलग अलग प्रोविंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है। और अलग अलग यहाँ के सीएम वगैरह होंगे जो इस पर्टिकुलर एरिया को रूल करेंगे। अब 1955 में एक और ब्लंडर ये करते हैं, 1 यूनिट स्कीम लाके। 1 यूनिट स्कीम में क्या होता है ना कि भाई ये सारे प्रोविंसेस थे, इनको सबको मर्ज करके एक प्रोविंस बना दिया जिसको बोला वेस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट वाले एरिया में भी ऐसा करते हैं और इस पूरे एरिया को क्या बना देते हैं, ईस्ट पाकिस्तान बना देते हैं। यहां पे मेजॉरिटी जो लीडर्स आते थे वो आपके सेंट्रल लेवल पे जो थे वो सारे पंजाब से आते थे और बाकी रीजन्स जो थे उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। जैसे बलोचिस्तान वाले रीजन को भी यहां पे बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिली या ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन मिली। और यहां पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है कि 1958 में मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ लगा देती है और जो बलोचीज हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरीके की गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स फिर से अपनाई जाती हैं पाकिस्तान आर्मी पे। इसी तरीके से जो बलोच हैं वो आपके पहाड़ी एरिया में छुप जाते हैं और वहां से रात को आके दिन को आके इन पाकिस्तान मिलिट्री पे अटैक करेंगे, है ना, और फिर से पाकिस्तान मिलिट्री के नाक में दम कर देते हैं। ठीक है। देखो यहां पे बलोचों की थोड़ी और गलती हो जाती है कि फिर से यहां पे कुरान की झूठी कसम खाई जाती है। इनको बोला जाता है कि भाई ये जो 1 यूनिट पॉलिसी है इसको हम क्या कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे, है ना, और हम कुरान की कसम खाते हैं, आप नीचे आ जाओ। और जैसे ही वो लोग सरेंडर करते हैं, नीचे आते हैं, उन सभी लोगों को क्या कर दिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है और उन सभी लोगों को फांसी लगा दी जाती है 1960 में। तो यहां पे दूसरा धोखा जो पाकिस्तान ने किया बलोचों के साथ। जैसे ये चीज होती है वैसे ही बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट्स और बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक्स, गवर्नमेंट सप्लाई लाइंस, इन सब पे टारगेटेड अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इन्हीं चीजों से परेशान होके याया खान 1970 में क्या कर देता है, इस पॉलिसी को स्क्रैप कर देता है। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसके बाद 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस होते हैं और बलूचिस्तान में भी इलेक्शंस होते हैं जिसमें नेशनल अवामी पार्टी और जमात उल इस्लाम का अलायंस जो है वो यहां पे जीतता है ना। इसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान है वहां पे शेख मुजीबुर रहमान की जीत होती है और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो यहां पे मेन लीडर बनके सामने आते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आते थे और ये अवामी लीग से आते थे ईस्ट पाकिस्तान से। अब देखिए यहां पे जो है वेस्ट पाकिस्तान में वो सीट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं अलग अलग पार्टीज में, बट ईस्ट पाकिस्तान में जो ये सीट्स हैं यहां की मेजॉरिटी सीट्स किसको मिलती है, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को मिलती है।
ठीक है, मतलब ज्यादा वोट्स किसको पड़ते हैं, इसको पड़ते हैं। तो जिस लीडर को ज्यादा वोट पड़ते हैं वही तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पर ये जो है जुल्फिकार अली भुट्टो, ये चाहते नहीं थे कि ये आपका प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, क्योंकि देखो इन बांग्लादेशियों के साथ ना बहुत ज्यादा ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव करते थे। पहली चीज तो देखो कि ये डार्क स्किन थे थोड़े, दूसरी चीज ये बोल भी बंगाली रहे हैं, है ना, और यहाँ पे मेन जो लैंग्वेज है इनकी उर्दू है ना, आपकी पंजाबी है, ठीक है, और पंजाबी और जो पंजाब वाला एरिया है उस एरिया की ज्यादा डोमिनेंस भी है पॉलिटिक्स में। तो ये चाहते नहीं थे कि भाई ये जो बंदा है वो प्राइम मिनिस्टर बने, और यहां पे वो क्या करते हैं कि यहां पे ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ऑपरेशन सर्च लाइट, और यहां पे लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है। उसके बाद यहां पे बांग्लादेश में एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसमें इंडिया भी उनको थोड़ी हेल्प करता है, और यहां पे ये एक गोरिल्ला फोर्स बनाते हैं जिसे मुक्ति बाहिनी का नाम दिया जाता है, जिसको इंडियन आर्मी ने ट्रेन करने का भी काम किया, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पे ये पूरा का पूरा बांग्लादेश आजाद हो जाता है ना, और उसके बाद पाकिस्तान की मुसीबतें थोड़ी और स्टार्ट हो जाती है, और पाकिस्तान सोचता है कि भाई अब क्या करना पड़ेगा हमारे को, अब हम ये नहीं कर सकते कि इन बलूचियों के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करा, ठीक है। अब यहां पे जो जुल्फिकार अली भुट्टो है वो चाहता है कि भाई एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंस हो चुका है बांग्लादेश का, और अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है पाकिस्तान का। अब देखिए जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, तो उस टाइम पे आपको सारे जितने भी लोग हैं कंट्री के उनका सपोर्ट चाहिए होता है, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान के लोगों का भी आपको सपोर्ट चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि जो यहाँ पे अताउल्ला खान को यहाँ पे सीएम बनाया जाता है बलूचिस्तान प्रोविंस का, ये एक बलोच लीडर होते हैं, और इससे बलोच जो लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। चलिए, पर इनकी जो खुशी थी वो थोड़ी ही थी, बिकॉज फिर से इनके साथ चीटिंग की जाएगी, है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1973 में वो फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन चला देते हैं बलूचिस्तान में, ठीक है। और जो नेशनल अवामी पार्टी जो थी यहाँ पे बलूचिस्तान की, उसको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पे रीजन क्या दिया जाता है कि भाई बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, और यहां पे फिर से अब क्या स्टार्ट हो जाता है, गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इससे परेशान होके भाई क्या होता है, जियाउल हक जो है वो इनके साथ डील करता है, और बलोचों को गवर्नमेंट पे हाई पोजीशंस देने का वादा किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी तक की आपको स्टोरी पता चल गई होगी। इसके बाद 2000 आता है, और 2000 में एक वहां पे नई आर्मी बनती है जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। इस आर्मी का गोल है कि भाई अब पाकिस्तान से हमारे को अलग होना है। इसके बारे में हम बाद में आते हैं, बट यहां पे अब एक नया प्लेयर आने वाला है। कौन सा नया प्लेयर? चाइना। अब देखिए 2013 में चाइना क्या करता है, अपना एक इनिशिएटिव सामने लाता है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अब चाइना देखो पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में क्या था कि सिल्क के लिए बहुत फेमस था, और सिल्क यहां से भर भर के जाता था आपके रोमन एम्पायर में, ठीक है। और सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी वो भी सिर्फ आपके चाइनीज को आती थी। तो उस टाइम पे चाइना से बहुत ज्यादा रोड्स निकलते थे जिनको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। तो अब पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि मॉडर्न टाइम में मॉडर्न सिल्क रूट बनाया जाए, मतलब चाइना को फिर से ट्रेड का कैपिटल बनाया जाए, है ना, कि यहां से बहुत सारी चीजें क्या हो, यहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके बाहर की तरफ को फ्लो हो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके तहत वो बना रहा है एक लैंड रूट, जो ये ब्लू कलर का आपको रास्ता दिख रहा है वो लैंड रूट है, और जो ये पिंक कलर का आपका रास्ता दिख रहा है वो आपका मैरीटाइम रूट है। तो ये ना सिर्फ लैंड के थ्रू बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, बल्कि आपके मैरीटाइम रूट्स भी बना रहा है, जहां पे ये अलग अलग शिपिंग लेन्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में सप्लाई करेगा, ठीक है। चलिए अब इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को समझने से पहले आप चाइना की प्रॉब्लम देखिए। चाइना अभी जो अपना क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत तगड़ा चोक पॉइंट है, अगर इस एरिया पे किसी का कब्जा हो जाए तो चाइना में फ्यूल की कमी हो सकती है। फ्यूल की कमी मतलब इकोनॉमी डाउन हो सकती है, ठीक है। अब चाइना को चाहिए ऑल्टरनेटिव रास्ते, ठीक है। दूसरी चीज है कि चाइना ने अपना ये वाला एरिया काफी डेवलप कर दिया है, बट अभी भी जो वेस्टर्न एरिया है
खासकर जो ये जिंगजियांग प्रोविंस है यहाँ पे, ये एरिया इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। इस एरिया को डेवलप करने के लिए चाहिए फ्यूल, और फ्यूल आ सकता है आपका ये जो आपकी गल्फ कंट्रीज है इनसे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज देखो, अगर मान लो ना इधर से वो तेल लाता है ना, तो उसको लगते हैं 45 डेज, है ना। और अगर इस रूट के थ्रू वो तेल लाएगा ना, तो उसको कितने दिन में वो तेल पहुंचेगा, 10 दिन में वो तेल पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब क्रूड ऑयल बहुत जल्दी यहां पे चाइना को मिल सकता है। इसीलिए उसने पाकिस्तान के साथ डील करके एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको बोला जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2015 में अनाउंस हुआ। यहां पे क्या किया जाएगा कि ग्वादर पोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। ग्वादर पोर्ट बनाने के बाद ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया के थ्रू बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, हाईवेज बनाए जाएंगे, रेलवे ट्रैक्स बनाए जाएंगे, है ना, सोलर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी। ये चाइना और पाकिस्तान का प्लान है, ठीक है। अब इंडिया को इससे क्या प्रॉब्लम है? इंडिया को इससे प्रॉब्लम है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, उससे ये पास हो रहा है। अब अगर इससे ये पास हो रहा है तो इंडिया की सॉवरेनिटी का वॉयलेशन है। इसीलिए इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्ट लेने से मना कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया क्यों अपोज करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। बिकॉज जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कहां से गुजरता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। अब देखो, क्या इंडिया इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा? कुछ तो एक्शंस लेने पड़ेंगे ना इंडिया को। तो इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर यहां पे एक पोर्ट बनाया है, छाबार पोर्ट, ठीक है। तो छाबार पोर्ट के थ्रू हम भी क्या कर रहे हैं, यहां पे छाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। उस छाबार पोर्ट के बाद यहां से एक हाईवे बनाया जाएगा जिससे हमारे को अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी मिलने में इजी रहेगा। और अगर अफगानिस्तान तक एक बार हम पहुंच गए तो उसके बाद हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक इजीली पहुंच सकते हैं। बिकॉज करंटली हमारे को जो ये पाकिस्तान है वो अलाउ नहीं करता है अपनी टेरिटरी से क्रॉस होने देना, ताकि हम इस कंट्रीज के साथ, ये जो आपकी यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इनके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा सके, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो 2000 में बनी थी, ये क्या है ना, और इसकी क्या क्या मांगे। चलिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है? देखो, ये एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना, जो 2000s में ये बना है। और ये जो आइडियोलॉजिकल रूट्स इसकी 1970s की इंसर्जेंसी में है, वही जो बलूचियों के साथ धोखा हुआ था 1970s में, जो हमने पहले भी देख लिया है ना। चलो, अब इनका एम है कि भाई इनको एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान स्टेट चाहिए, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट बलूच एक कंट्री चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये BLA व्यू पाकिस्तान कंट्रोल एज अ कॉलोनियल एंड एक्सप्लॉयटेटिव। अब ये देखते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है कॉलोनियल रूल है, हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ इन्होंने, है ना, और एक्सप्लॉयट करते हैं हमारे को। ये आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो बलूचिस्तान वाले बोलते हैं, है ना। चलो, ये देखो, अब ये क्या करते हैं भाई, गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज करते हैं, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यूज करते हैं जिन्हें होममेड बॉम्ब्स भी कहा जाता है, सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए ये जो स्लाइड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरी क्लास की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्यों कर रही है अटैक पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे को जबरदस्ती इन्होंने कैप्चर किया था 1948 में, हम नहीं चाहते थे इनके साथ मिलना, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि हमारे को सेपरेट स्टेट चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए पाकिस्तान से, ठीक है। पहली बात तो ये। सेकंड चीज उनका ग्रीवेंस है कि भाई पाकिस्तान वाले यहाँ पे रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ से रिसोर्सेज ले जाते हैं और पाकिस्तान फिर उसको यूज करता है और हमारे को उसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता है। जैसे देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक एरिया है सुई, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में गोल्ड, कॉपर और नेचुरल गैस मिलती है। इतनी नेचुरल गैस मिलती है कि 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो पाकिस्तान की है वो अभी भी कहां से आ रही है, इस नेचुरल गैस से आ रही है। दूसरा एरिया है यहाँ पे एक हारनाई, यहाँ पे क्या मिलता है, कोल मिलता है, जिसको एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा कमाता है, ठीक है। और देखो, जो मैंने ग्वादर पोर्ट की बात करी थी वो भी इसी प्रोविंस में आता है, बलूचिस्तान प्रोविंस में, ठीक है। अब देखो, जब ग्वादर पोर्ट बना ना तो क्या हुआ ना कि भाई बलूचियों ने सोचा कि हमारे को भी थोड़ी नौकरी मिलेगी। अब वहां पे जो भी काम करने वाले आ रहे हैं वो चाइना वाले लोग हैं और पंजाब वाले लोग हैं, है ना, उनको काम मिल रहा है, जबकि काम लोकल लोगों को मिलना चाहिए। तो ये भी काइंड ऑफ एक ग्रीवेंस है, ठीक है। चलो, अब अगला देखो, रिप्रेशन बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज। जैसे मैंने आपको बता ही दिया पहले, है ना, कि इनसे वादे किए जाते हैं, फिर इनके वादे जो है वो तोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो यही इनके साथ हुआ है बेचारे पूरे हिस्ट्री में, है ना। इसके बाद देखो,
ये क्या करते हैं कि भाई हमारे को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे एरिया में आप किसी तीसरी कंट्री को लाके यहाँ पे उनके लोगों को नौकरी दे रहे हो, है ना। तो इसीलिए ये क्या करते हैं ना कि बार बार ना ये जो आपका ग्वादर पोर्ट है या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे अटैक करते रहते हैं। कभी सुसाइड बॉम्बिंग अटैक कर देंगे, कभी वहां पे बॉम्ब कर देंगे, बॉम्ब फाड़ देंगे, कभी वहां पे एक्सप्लोजन कर देंगे बहुत बड़ा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अब देखो बहुत सारे यहाँ पे इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं, तो उसका भी ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि भाई पाकिस्तान क्या करता है हमारे साथ बहुत ज्यादा क्या करता है, ऑपरेशन चलाता है, मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें हमारे बहुत लोगों की जान जाती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी इनकी की गई है। देखो यहां पे प्रोविंसेस हैं अलग अलग, पंजाब प्रोविंस है, सिंध है आपका, खैबर पख्तूनवा है, ठीक है, और आपका बलूचिस्तान हो गया। सबसे ज्यादा ये पंजाबी कितना परसेंट रिप्रेजेंटेशन है इनका पाकिस्तान नेशनल आर्मी असेंबली में, 51% रिप्रेजेंटेशन। सिंध वालों का कितना है, 29%। खैबर पख्तूनवा वालों का कितना है, 13%। और जो सबसे बड़ा प्रोविंस है उसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, 5%, है ना। तो अब देखो 5% रिप्रेजेंटेशन उनको दिया गया है। सबसे ज्यादा अमीर ये इनका प्रोविंस है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यहां से आते हैं। तो भाई इनको तो फील होगा ही ना कि हमारे साथ सेकंड क्लास सिटीजन का व्यवहार किया जाता है, तो हम इस देश के साथ क्यों ही रहे, है ना। चलो इसके बाद देखो रिसेंट एस्केलेशन ऑफ वायलेंस क्या हुए हैं 2024 में, है ना। रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ अटैक किए हैं भाई आपकी बीएलए ने, 300 अटैक्स यहां पे किए हैं, जिसमें 580 से ज्यादा यहां पे फेटेलिटीज हुई हैं, लोगों की मौत हुई है ना। और 370 से ज्यादा यहां पे लोग अटैक इंजर हुए, ठीक है। चलिए हाई प्रोफाइल अटैक्स भी इन्होंने कराए हैं 2024 में, है ना। बीएलए ने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक कराया था जिसमें 74 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई थी। अभी देखो सुसाइड बॉम्बिंग भी इन्होंने कराई है 2024 में नवंबर में, है ना। कैटा रेलवे जो आपका स्टेशन है वहां पे, जिसमें 32 लोगों की जान गई है ना। हाईजैकिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन 2025 का ही ये इंसिडेंट है, मार्च 2025 का, जहां पे इन्होंने क्या करा, आपका हाईजैक करा ट्रेन को, और वहां पे भी काफी ज्यादा लोगों की मौत हुई, 21 लोगों की मौत हुई। देखो कोई चाहता नहीं है ऐसी एक्टिविटीज करना, बट जब आपके साथ ना धोखा हुआ है, हर पॉइंट पे धोखा हुआ है, तो आप ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए मजबूर हो जाते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा होगा, ऑब्वियसली रिप्रेसिंग, इन्होंने रिप्रेशन किया होगा उसका, है ना। सर्च ऑपरेशन चलाए होंगे, एयर स्ट्राइक्स एंड ग्राउंड असॉल्ट्स वगैरह किए होंगे, ठीक है। तो मतलब देखो यहां पे ये वायलेंस करते हैं बलूचिस्तान वाले, और उसका जवाब फिर मिलिट्री वाले से दे देती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना अभी कुछ टाइम तक ये खत्म नहीं होने वाला है, ये जब तक ये बलूचिस्तान वाले अलग से देश नहीं बना रहे तब तक नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो अब देखो चाइना पे इसका क्या असर पड़ेगा। चाइना का जो भाई ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये तो अच्छे से चलने वाला नहीं है, और अच्छी खबर भी है इंडिया के लिए, ठीक है। अगर ये अच्छे से चलता है तो यहां से आर्मी मोबिलाइज की जा सकती है इंडिया के अगेंस्ट, जैसा कि हमने अभी रिसेंट जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके टाइम पे देखा, है ना, कि भाई चाइना और पाकिस्तान कैसे आपस में कोऑर्डिनेट होके चाइना इनको सप्लाई कर रहा है अपने एमुनिशंस वगैरह, ठीक है। तो इन केस अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है ना, तो उस केस में इंडिया को थोड़ा खतरा हो सकता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया के लिए तो बढ़िया ही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फेल ही हो जाए, है ना, तो बढ़िया है हमारे लिए। अब देखो और कंट्रीज पे क्या असर पड़ेगा इसका, जैसे ईरान अफगानिस्तान हो गया, तो अफगानिस्तान का जो है ना बॉर्डरिंग एरिया है पाकिस्तान से, और ईरान का भी जो बॉर्डरिंग एरिया है पाकिस्तान से, वहां पे भी बलूच ट्राइब रहती हैं, तो इस तरीके की इंसर्जेंसी वहां पे भी स्टार्ट हो सकती है आपके, है ना। ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस जो है आपके ईरान का, वहां पे भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब देखो वहां पे ना सिर्फ एक ही प्लेयर नहीं है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वहां पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे एक तो ये बीएलए हो गया, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो गया, बलूचिस्तान रिपब्लिक गार्ड हो गया। अब देखो आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा ना कि एक बलोच लीडर इंडिया से गुहार लगा रहा था कि भाई 1971 में जो 90,000 वेपन्स इंडिया ने सीज किए थे उसको हमारे को दे दो, हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ा जाता है। तो वो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का ही चीफ जो था उसकी वीडियो थी, ठीक है। चलिए अब देखो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि इकट्ठी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना दी है जिसका नाम रखा है बलोच राजी अजोई संघा, ठीक है। अब इनका एम बेसिकली ये है कि पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान बनाना है। अब देखो पाकिस्तान के सामने ना सिर्फ बलूचिस्तान वाली प्रॉब्लम नहीं है ना, ये जो एरिया है आपका तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने यहां पे आतंक मचाया हुआ है,
आए दिन यहाँ पे क्या होते रहते हैं, अटैक्स होते रहते हैं। ठीक है, सिंध भी बोल रहा है कि हमारे को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, बिकॉज ये जो पंजाब वाले लोग हैं, पॉलिटिक्स में भी इनकी डोमिनेंस है और मिलिट्री में भी इन्हीं की डोमिनेंस है। यहां सब जगह से जो भी रिसोर्सेज आते हैं, सबसे ज्यादा फायदा ये पंजाब प्रोविंस वाले लोग ही उसका उठाते हैं, है ना। अब देखो इंडिया के लिए तो बढ़िया ही है कि अगर यहां पे प्रॉब्लम क्रिएटेड रहेगी तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाया तो इंडिया पे कंबाइंड अगर कभी अटैक होने की पॉसिबिलिटी हो तो वो भी क्या हो जाएगी, टल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा इशू समझ में आया होगा, है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।